बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर और एक कम्युनिकेशन एक फ़्लो में चलती रहेगी। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं बहुत ही हम ऑनर्ड हैं उनको अपने साथ इस शो पे पा करके वो हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। तो चलते हैं अपने एक्सपर्ट के पास, मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारी टीम और हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। मेरे बच्चे, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हो मेरे पास। सर ऑनर इज़ ऑल और यंग लॉयर्स के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। सर थैंक यू सो मच। सर हम बात का आगाज़ करेंगे आपकी आजकल की मसरूफियात से जो कि ADR से रिलेटेड है। हमने ज़फ़र कालानूरी साहब के साथ काफ़ी डिटेल में ADR को डिस्कस किया, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे भी ADR के मुतालिक सवाल पूछूं कि आपकी नज़र में ADR क्या है और क्या पाकिस्तान इस मॉडल को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है? आपने बहुत ही एक काबिल कदर हमारे हीरो का नाम लिया है, ज़फ़र कालानूरी साहब का। मैं जितना अर्सा हाई कोर्ट में रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने उनको हमेशा अपने साथ एसोसिएट रखा। ADR एक कमेटी बनाई हुई थी मंसूर अली शाह साहब ने, और उसमें वो बहुत उनकी पार्टिसिपेशन रही। बल्कि ADR लॉ का जो ड्राफ्ट है उसमें भी जो हाई कोर्ट को उन्होंने भेजा पंजाब असम्बली ने, और हमने बड़ी मुश्किल से उसको पास करवाया वहाँ से, उसमें भी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है। बेटा, ADR का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें आम जो यंग लॉयर्स हैं हमारे, या जो स्टूडेंट लॉयर्स, बिल्कुल जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बहुत, मैं अपने वो देहाती तरीके से अगर एक्सप्लेन करूँ तो वो ये है कि दुनिया में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो दुश्मनी नहीं होती। अच्छा, दुश्मनी में और डिस्प्यूट में फ़र्क है। आपका एक डिस्प्यूट है, मेरा और आपका किसी बात पे डिस्प्यूट हो सकता है। बिल्कुल। हमारा किसी एक चीज़ को एक जगह रखने पे, एक चीज़ को उठाने में, एक बात करते हुए आर्गूमेंट्स में कोई डिस्प्यूट हो सकता है। जगह जगह होते हैं डिस्प्यूट्स। तो दुनिया में जितने डिस्प्यूट्स भी होते हैं, चाहे वो अफराद के दरमियान हो, चाहे वो कौमों के दरमियान हो, मुल्कों के दरमियान हो, उन सब का रेजोल्यूशन मौजूद होता है। ठीक है। और हमारा काम ये होता है कि हम उसको तलाश करें कि इसका हल है कहाँ पे, क्योंकि ये तनाज़ा है। दोनों एक जैसी सोच वाले लोग हैं, दोनों ही बाज़-औक़ात मुस्बत सोच के साथ उस डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं। मसलन दो भाई हैं, उनके वालिद की डेथ हो जाती है, वो अपनी प्रॉपर्टी को तकसीम नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो अब उनका बड़ा जेन्युइन मामला है कि वो किस तरह से तकसीम करें कि आइंदा ज़िंदगी के लिए और उनके आइंदा नस्लों के लिए उसमें कोई बाद में डिस्प्यूट ना रहे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कहने का कि जो भी हमारे दरमियान तनाज़ात होते हैं उनका हल मौजूद होता है, लेकिन हमें मिलता नहीं। ठीक है। अगला सवाल है क्यों नहीं मिलता। जिस आदमी ने भी अपने आँखों पे अपनी अना की ऐनक लगाई हुई हो, ईगोइस्टिक हो, जो समझता हो कि मैं दुरुस्त हूँ और दूसरा बंदा गलत है, वो बेचारा तो तलाश ही नहीं कर सकता अपने उस हाल को। बिल्कुल। आपको कभी आपके घर में या किसी ऑफिस में आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो जाए तो आपको बड़ी मुसीबत पड़ जाती है उसको तलाश करने की। बिल्कुल। आप उसको तलाश करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप अपने मुख्तलिफ तरीके से बैठ के गौर करते हैं, सोचते हैं कहाँ गया था, कहाँ फेंकी होगी। बिल्कुल। तो मिल जाती है चाबी, या आपको याद आ जाता है कहाँ ज़ाया हुई है। तो ये सारे जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं, इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि आज तक दुनिया में कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा नहीं हुआ जिसका रेजोल्यूशन ना हो। बिल्कुल ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका हल मिल जाए या आपके सामने उसका हल आ जाए, तलाश करने से आ जाएगा। अब ये जो ADR का कॉन्सेप्ट आया दुनिया पूरी में, और ये काल्बन 30-35 साल से अमेरिका में राइज है, और आज अमेरिकन जो हैं इस वक्त आज के दिन के हिसाब से 90% से ज़्यादा लिटिगेशन ADR में ले जा चुके हैं। अच्छा। यूरोप के सारे मुल्क 80% से ज़्यादा लिटिगेशन ADR में ले जा चुके हैं। ठीक है। हमारे यहाँ ADR का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। 1997 में कलानूरी साहब और ये हमारे बहुत काबिल एहतराम चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, ये दोनों गए थे कैलिफोर्निया कुछ और बार के मेंबर्स को लेके, वहाँ पे उन्होंने इसको स्टडी किया। 97 से आया हुआ है सिस्टम हमारे पास। ठीक है। जो हमारे बहस में है, हमारे आर्गूमेंट्स में है एकेडमिकली, लेकिन इसको नाफिज तो करना है गवर्नमेंट ने, बिल्कुल, ना जजेस ने करना है ना बार ने करना है। तो अनफॉर्चुनेटली पहला पाकिस्तान में जो लॉ इसमें बना है ADR का, वो सिर्फ इस्लामाबाद के लिए बना है, उन्होंने ADR एक्ट। अच्छा। और वो गालबन 2015 में बना।
काफ़ी देर बाद 97 के बाद 97 के बाद सिर्फ उस वक्त एक 2000 एक और बहुत बड़ी दरमियान में डेवलपमेंट है, मैं उन साहब का भी जिक्र करना चाहूँगा और उनको बहुत हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और ख़ास तौर पे उनकी इस कंट्रीब्यूशन के हवाले से कि 97 में जब वो स्टडी सारी लेके आए सदक जिलानी साहब वगैरह, तो पाकिस्तान लॉ कॉलेज ने होस्ट किया था एक नेशनल कन्वेंशन, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट, लॉयर्स, जजेस और हर कम्युनिटी से लोगों को बुला के उन्होंने एक बहुत ओपन डायलॉग किया था, ठीक है, जिसमें ये कंक्लूड किया था सब ने कि ये ADR ही हमारे मसाइल का हल है। अच्छा, और इसके ऊपर आपको पता होगा लास्ट स्टूडेंट्स को सबको कि इंग्लैंड में चीफ जस्टिस थे वुल्फ, उनकी रिपोर्ट बड़ी मशहूर है इस पे ADR पे। उन्होंने लॉ रिफॉर्म्स पे एक रिपोर्ट लिखी। उन्होंने कहा दुनिया ने अगर इस लिटिगेशन के अजाब में से निकलना है या लोगों के मसाइल हल करने हैं तो उनको ADR में जाना पड़ेगा। ADR का मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अल्टरनेट किस से? एडजुडिकेशन से। लिटिगेशन से अल्टरनेट आपने कोर्ट के सिस्टम से निकलेंगे तो अल्टरनेट पे जाएंगे। वकील हजरात इस पे नाराज़ नहीं हो जाए? बिल्कुल नहीं नाराज़ होना चाहिए। मैंने इसको इतनी एहतियात से, मैं अव्वल व आखिर वकील हूँ, 30 साल प्रैक्टिस करके जज बना था, वो 9-10 साल हाई कोर्ट में गुजार के फिर वकील ही हूँ मैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि वकील के लिए अभी मैंने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया है, कासिम अली शाह फाउंडेशन में कुछ 50 या 70 लॉयर्स आए हुए थे हमारे पास, जिनकी वो आए थे इस नीयत से कि उनकी हम ट्रेनिंग करें ADR के हवाले से। तो उनके साथ जब वो एक हमने सेशन किया तो उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने की कि 2 हिस्सों में उनको तकसीम करके मैंने पूछा कि सिविल लॉ के एक्सपर्ट एक तरफ हो जाए, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट दूसरी तरफ बैठ जाए। तो अब मुझे पता नहीं आपका ये टाइम कितना है मेरे साथ गुफ्तगू का, लेकिन मैं आपको इसलिए तफसील से बता रहा हूँ कि इसको समझने में आसानी होगी। बिल्कुल। तो उस सेशन में जो सबसे चीज़ सामने खुल के आई वो ये थी कि मैंने उनसे कहा कि मेरे 10 लाख रुपए मेरे एक बंदे ने ले लिए हैं और वापस नहीं कर रहा, तो आप मुझे पहले क्रिमिनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं बताएं मैं क्या करूं। और उसने मुझे एक चेक भी दिया हुआ। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी आपका तो मसला हल हो गया, आप फौरी तौर पे जाकर उसकी FIR दर्ज करें, 489F की। ठीक है। तो मैंने उनकी बात से इत्तफाक करके वहाँ बोर्ड पे लिख दिया कि पहला मेरे पास रेमेडी है कि मैं थाने जाऊँ और एक FIR दर्ज करवाएं। अब मैंने वकील साहब से कहा, मैंने कहा मैं थाने गया और थाने वालों ने मेरी FIR दर्ज नहीं की। वो थानेदार साहब मुझे, वो मेरी बात सुनी नहीं, वो कहते जयंत जी आपका लेन देन का मसला है, खुद ही बैठ के सेटल करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फिर आप यूँ करें कि फिर आप मुझे एक फ़ीस दें, तो मैं आपकी दरख्वास्त लेके जाऊँगा सेशन जज साहब के पास 22A 22B क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। ठीक है। मैंने उनको फ़ीस दे दी, उन्होंने वो मेरी दरख्वास्त दे दी। और उस दरख्वास्त के बाद फिर मैंने उन वकील साहब से कहा कि अब क्या होगा। उन्होंने कहा जी अब जज साहब फैसला करेंगे। तो वो जो मुखालिफ पार्टी थी उन्होंने बहुत लंबा अरसा लगाया अपना वकील इंगेज करने में, और वो 22A 22B की दरख्वास्त मुख्तलिफ वजूहात से पेंडिंग होती गई। कुछ अरसे के बाद आर्गूमेंट्स हो गए और उसका फ़ैसला हो गया। अनफॉर्चुनेटली फ़ैसला ये हुआ कि FIR दर्ज नहीं, आप सिविल लिटिगेशन में जाएँ। ठीक है। अब मैंने वकील साहब से कहा कि मेरा 10 लाख रुपया था, ढेर सारे पैसे भी लग गए, टाइम भी इतना खर्च हो गया, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा जब रिट में जाएंगे तो FIR का आर्डर लेंगे, FIR होनी चाहिए, आपका चेक डिसऑनर हुआ। उन्होंने फिर FIR के लिए रिट फाइल की। अब उस रिट में जाके तो ये आर्डर मिल गया मुझे कि जाके आप अपना, ये मैं आपको एक फ़र्ज़ी कहानी सुना। बिल्कुल सर। जिस पे सारे वकला हम बैठ के, ये कोई 60-70 वकला बैठे हैं 2 ग्रुपों में, और हम ये आपस में बात ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था। तो उसमें उन्होंने कहा जी कि अब आप जाके अपनी FIR दर्ज करें। ठीक है। अब मैं वो रिट की कॉपी लेके, हाई कोर्ट में बहुत लंबा अरसा लगा, रिट का फैसला हुआ, कॉपी लेके मैं थाने पहुंचा। वहाँ थाने जाके मैंने FIR के लिए कहा, थानेदार साहब ने बड़ा बुरा सा मुँह बनाया कि हाई कोर्ट से आर्डर लेके आ गए। दोनों ने FIR दर्ज कर दी। अब FIR भी दर्ज हो गई और मेरे वो 10 लाख में से ढेर सारे पैसे भी लग गए। तो फिर मैंने वकील साहब से कहा कि आप मुझे बताइए अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जी कि अब मैं इसको थानेदार से कहते हैं उसको अरेस्ट करें। तो वो अरेस्ट करने के मूड में नहीं था। वो तो पहले FIR दर्ज नहीं कर रहा था हमारी। तो वकील साहब ने कहा कि यूँ करते हैं कि हम एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की एक और रिट फाइल करते हैं और जज साहब को बताते हैं हाई कोर्ट में कि देखें थानेदार जो है ये अरेस्ट नहीं कर रहा। वो एक रिट तैयार की गई, वो रिट फाइल हुई। तो रिट अभी लगी नहीं थी, तो
उस बंदे ने सुबह हमारी रिट हाई कोर्ट में जब केस कॉल हुआ उससे पहले ही जाके अपनी प्री रेस्ट बेल करा तो आके उसने बयान दिया, उसने कहा जी थानेदार ने किसने बेल करा ली। अब वो बेल चलती रही, बेल एप्लीकेशन पे लंबी तारीखें पड़ती रहीं और मैं इंतज़ार करता रहा कि अब मुझे इसमें से रिलीफ मिले, वो नहीं मिला। और अल्टीमेटली वो प्री रेस्ट बेल जो है वो डिसमिस हो गई, लेकिन वो डिसमिस हुई कि शाम को 5-6 बजे के करीब, और वहाँ पे उसको अरेस्ट किसी ने किया। उसने फिर आके हाई कोर्ट से प्री रेस्ट बेल, फिर वो चलती रही। अब मैं हर स्टेज पे अपने वकील साहब को फ़ीस दे रहा हूँ, मुझे देनी है नेसेसरीली, ये हर एक नया काज है उसका। प्री रेस्ट बेल खारिज होने के बाद हाई कोर्ट से वो बंदा अरेस्ट हो गया, ठीक है, और उसने जाके फिर अपनी नीचे ट्रायल कोर्ट में एक दरख्वास्त दी पोस्ट रेस्ट बेल की। अब ये जो दरमियान वाला अरसा है उसकी अरेस्ट का और उसकी जुडिशल रिमांड पे वापस जेल जाने का, ये मेरे लिए बड़ा एक जानलेवा और सब्र आजमा काम है कि मेरा हर रोज़ हर वक्त पुलिस के साथ एक इंटरेक्शन हो रहा है और वो बिल्कुल मेरे पैसों के बारे में कोई बात नहीं कर रही, और अल्टीमेटली वो बंदा जेल चला गया, कोई रिकवरी तो उससे हुई नहीं। फिर उसके बाद वो सारा जो प्रोसेस है उसकी बेल का, वहाँ से मैंने उसकी बेल खारिज करवाने के लिए वकील साहब की एक खिदमत ली कि जी इसकी बेल खारिज होनी चाहिए ताकि मेरे पैसे दे। वहाँ से खारिज हो गई, फिर वो उसकी दरख्वास्त सेशन कोर्ट में आ गई, सेशन कोर्ट से फिर खारिज करवाई कि इसके पैसे इसको देने चाहिए। बिल्कुल। हाई कोर्ट में आ गया और वहाँ से उसकी बेल हो गई कि जी ये एक बंदा 1 साल से अंदर है, तो अब 3 साल टोटल इसकी सज़ा है, तो चले इसकी बेल कर। और आपके दरमियान कोई डॉक्यूमेंट्स भी लिखे पड़े हैं पुराने कि जिसमें आपने ये पैसे वैसे दिए हैं, तो आप इसका केस फर्दर इंक्वायरी करें। ठीक है। अब ये जो टीम बैठी हुई थी क्रिमिनल साइड पे मेरे साथ, उन्होंने कहा जी, अब मैंने कहा जी अब मुझे बताइए अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पैसे तो अब ख़त्म होने वाले हैं 10 लाख रुपये। उन्होंने कहा जी अब तो आपको ट्रायल में इसको रिलीफ मिलेगा, इसको सज़ा कराएंगे हम। और उन्होंने फिर उसको कोई 3-1 साल के बाद सज़ा करवा दी। ठीक है। और जो उसकी सज़ा हुई वो फौरी तौर पे हाई कोर्ट में उसने अपील फाइल की और वो सस्पेंड भी हो गया। अब वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहा था और पैसे मेरे सारे खर्च हो गए। अब उससे अगले मरले में मैंने फिर वो जो सिविल साइड पे वकील बैठे हुए थे उनसे कहा कि भाई मैं वकील साहब से बार बार आपके सामने पूछ रहा हूँ, मेरे पैसे नहीं लेके दे रहे। उन्होंने कहा जी पैसे तो हम लेके देंगे आप, वो तो हम सिविल सूट फाइल करेंगे इसके खिलाफ, तो इसको तो सज़ा भी अगर हो जाए तो फिर भी आपके पैसे तो नहीं मिलेंगे वो तो। और ये तो 3 साल होने वाले हैं, फटाफट आप करें, ये तो आपका तो टाइम हो जाएगा, तो आप दावा दायर करें। फिर उन्होंने मेरा दावा दायर कर दिया और फिर उस दावे के ऊपर बेशुमार लंबी एक लिटिगेशन चली। और फिर उसमें जाके अल्टीमेटली एक साहब आए जो उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा जी आप खामखा लड़ रहे हो, वो आपके पैसे देने के लिए तैयार है, आप बैठ जाओ, बैठ के आपस में सुलह कर लो, जो भी आपका लेन देन बनता है वो बैठ के कर लो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है आप फैसला करा दें। तो वो कुछ 5.5 साल के बाद उन्होंने मोहतरम ने मेरा उनके साथ एक नेगोशिएशन में जाके ये तय हुआ कि वो मुझे, उन्होंने कहा जी मैं आपको पहले भी कुछ पैसे दे चुका हूँ, आप वो छोड़ दें तो ये बाकी ले लें। तो कुछ पैसे मुझे मिले, लेकिन वो पैसे उससे कम थे जो मैं लिटिगेशन पे लगा चुका। बस ये है सारा ADR। बिल्कुल। तो सर आप मुझे बताइए कि जो आपने कहा कि बैठ के हम इसको रिजॉल्व कर लें, रिलीफ तो हमें थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन वो जो डेटरेंट एक होता है एक किसी भी मुलजिम के ऊपर कि मुझे जेल डाला जा सकता है, एक जो डर होता है, हम एक पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ही इसलिए लेकर आए कि लोग ये काम ना करें। ADR तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं कर देगा कि उसको डर ही नहीं रहा, मैं जेल ही नहीं जाऊँगा, कुछ होगा ही नहीं, बैठ के बात ख़त्म कर लेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी लेटेस्ट एक रिसर्च आई है, कुछ लोगों ने हार्वर्ड में बैठ के की है और वो मेरे पास उसकी कॉपी है, मैं आपको वो दूँ ताकि आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। उसमें उन्होंने ये रिसर्च में साबित किया है कि ये जो हम क्रिमिनल साइड पे लोगों को सज़ाएं देते हैं, सज़ा का बहुत ज़्यादा होना और सख्त होना और डेटरेंट होना ये कोई रेलेवेंस नहीं रखता। अच्छा, अगर आपने लोगों को ठीक करना है और अपना सज़ा का सिस्टम बेहतर करना है तो आप ये यकीनी बनाएं कि बंदे को सज़ा मिले। ठीक है, चाहे ज़रा सी मिलनी चाहिए, चाहे टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो, ये डेफिनेट हो कि मुझे सज़ा मिले।
हमारे समाज में ये प्रॉब्लम हो गया है कि हमने अपने लीगल सिस्टम को इतना ढीला ढाला कर दिया है, उसमें इतने फ्लॉज छोड़ दिए कि अब लोगों को ये यकीन नहीं है कि मुझे सज़ा मिलेगी। इसकी बेहतरीन मिसाल है आपकी मोटरवे पे आप जब गाड़ी लेके जाते हैं अपनी, तो आपको यकीन होता है कि अगर मैंने वायलेशन किया मुझे फ़ाइन हो गई होगा। लिहाजा वही पुराने ड्राइवर जो बेचारे बिल्कुल अनपढ़ लोग थे, ट्रक चलाते थे, अब भी वही चला रहे हैं, लेकिन इस गारंटी की वजह से कि सज़ा लाजमी होनी है, जुर्माना लाजमी होना है, बचत नहीं है, बचत इसमें कोई नहीं है। तो वो अपने उन चंद 100 रुपये के जुर्माने से बचने के लिए आप ज़रा पीछे जाके इंडिकेटर देते हैं कि मैंने मुड़ना है, वो रास्ता छोड़ देता है। ये क्या है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो हार्वर्ड की जो रिसर्च है वो बिल्कुल वैलिड रिसर्च है कि अगर आपको ये पता हो कि इसकी सज़ाएँ, मसलन एक ज़माने में बरतानिया में ये जेब तराशी की सज़ाएँ मौत होती थी, पिक पॉकेटिंग की। अब क्या हो गया कि अब सज़ाएँ जितनी मर्जी रख दें, सबको पता है मैं मर्डर करूँगा मुझे डेथ सेंटेंस, रोज़ मर्डर हो रहे। 1979 से हमारे यहाँ कानून है कि अगर आप चोरी करेगा कोई बंदा उसका हाथ काट देंगे, डकैती करेगा उसकी टांग काट देंगे। तो क्या ये नहीं हो रहे जराइम? डेली सख्ती करने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये गारंटी करें कि सज़ा मिलेगी, जितनी भी थोड़ी सी भी सज़ा है मिलेगी ज़रूर, यू विल बी ए क्रिमिनल फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। आप दुनिया में कोई नौकरी नहीं कर सकोगे, आपको कोई सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, आप पूरा समाज आपको कहेगा कि आप जराइम पेशा आदमी हैं, आपको सज़ा हुई हुई। ये स्टिग्मा अगर आप इंश्योर कर दें किसी के लिए, तो लोग एक तो जुर्म ही नहीं करेंगे, और अगर करेंगे और उनको सज़ा मिलेगी तो बाकी लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल होगी। तो ये जो डेटरेंस है, आपने जो सवाल किया था, तो डेटरेंस असल बात यह है कि अगर आपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करने शुरू कर दिए, अगर ADR ने कामयाबी का सफ़र तय करना शुरू कर दिया, तो वो जो अमेरिका में 95% केसेस जो हैं जो चले गए हैं ADR में, और यूरोप में 80% से ज़्यादा, तो उसकी वजह यह है कि उनका ये तजर्बा कामयाब हुआ है, बिल्कुल, दे आर सक्सेसफुल। तो ये डेटरेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने इसको प्रैक्टिस में लाना है, इसको लोगों को बताना है कि ADR क्या होता है, तो फिर आप उसको बड़ी कामयाबी से चला सकते हैं। और मैंने पर्सनली इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, वो आपसे डिस्कस करेंगे अगर आप पूछेंगे उसके बारे में। डेफिनेटली उसी पे आते हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, अभी आप एक फ्री ADR सेंटर चला रहे हैं जी, आपके पास बेतहाशा लोग भी आ रहे हैं, तो मैं आपके एक्सपीरियंस से जानना चाहूँगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? लोग इस चीज़ पे मानना चाहते भी हैं या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मुफ्त का मशवरा है तो किसी को कोई कदर नहीं है? देखिए, मेरा चूँकि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बतौर वकील था बहुत लंबा, फिर मैं बतौर जज ADR के लिए बहुत लंबी जंग में रहा हुकूमतों के साथ कि हमें ADR का लॉ चाहिए और बनाइए आप, और पंजाब गवर्नमेंट ने 2019 में ADR एक्ट बना भी दिया हमें, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मुझे ये पता था कि ADR एक कामयाब और बेहतरीन अल्टरनेट है, ये मेरी कन्विक्शन थी, ठीक है, लेकिन मैं बतौर जज उसको नफज नहीं कर सकता था। एक मेरा रिपोर्टेड जजमेंट है, अगर आपने देखा हो, अपने जजमेंट नहीं रेफ़र करने चाहिए, इसलिए कर रहा हूँ कि रेलेवेंट है, और शायद और मुझे नज़र नहीं आया कोई, जिसमें मेरे पास 2 लोग आए थे कोर्ट में, दोनों मेंबर थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ठीक है। तो उनको मैंने पूछा, दोनों बिजनेसमैन थे, मैंने कहा मैं आप दोनों को अगर ये कहूँ कि आइंदा पेशी से पहले आप जाएँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और वहाँ बैठ के अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करें, तो एक लेटर आया मुझे, वो आप ज़रूर मुझसे उसकी कापी लेके डिस्प्ले कीजिए, जो मंसूर अली शाह साहब को लिखा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कि जी हमने 1 घंटे में इनका वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया जो जज साहब ने हमें भेजा था। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। लोगों के अंदर वो चीज़ मौजूद है कि कोई भी लिटिगेशन में नहीं जाना चाहता। आप जाना चाहते हो लिटिगेशन? अगर रिजल्ट, ये जो मैंने आपको भी ये पूरी स्टोरी सुनाई है एक पैसे लेने की, जिसमें आपका चेक डिसऑनर हुआ है, इसमें आप 5-7 साल तक एक लिटिगेशन में जाना चाहोगे? नेवर। और अगर कोई बंदा आपको ये कह दे सिंसियरली बैठ के कि मैं दोनों को बिठा के आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देता हूँ, तो आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मुझे तो एंड पे अपने पैसे चाहिए, आपको तो पैसे चाहिए। तो ये सारे लोगों का यही है। कोई ये जो हमारा, देखिए 2 किस्म की लिटिगेशन है पाकिस्तान में। एक है लिटिगेशन फॉर द सेक ऑफ लिटिगेशन, लग्जरी लिटिगेशन जिसको कहते हैं। वो लोग हैं जिनका और कोई काम नहीं है लोगों को टीज़ करने के अलावा, लोगों को परेशान करने के अलावा, और वो लिटिगेशन में इन्वॉल्व करते हैं दूसरों को तंग करने के लिए।
दूसरा है जेन्युइन लिटिगेशन। उसकी बेस्ट मिसाल मैं देता हूँ कि मेरे पास अर्जेंट में जब हाई कोर्ट में आप लोग पेश होते सुबह, तो बेशुमार केसों में मैंने देखा कि दूसरी पार्टी पहले से खड़ी है, कहती वाचिंग ब्रीफ, जैसे साहब ये वाकई डिस्प्यूट हमारा बड़ा जेन्युइन है, आप इसको कल पे रख के फैसला कर आज ही कर दें बेशक। तो ये है जिन लोगों की लिटिगेशन जेन्युइन है, वो फ़ौरन फैसला करवा लेते मेरिट के ऊपर, और वो मेरिट पे फैसला हो। बिल्कुल। अब जितने भी लोग यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम में हैं, जिनका वो लोग जो गिला करते हैं हमें सिस्टम के साथ कि जी इतनी पेंडेंसी है, इतने केस हैं, ठीक है 20-22 लाख केस पेंडिंग है, लेकिन वो केस हैं जिनमें एक पार्टी नहीं चाहती फैसला हो। बिल्कुल। उसने आपको एंगेज इसलिए किया हुआ है कि वकील साहब फैसला नहीं होने दें। बिल्कुल। मैं आपको अपनी ज़ात से पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड एक मिसाल दे सकता हूँ कि मर्डर केस में लोगों ने मुझे एंगेज किया और मुझे कहा जी कि आपने इसका फ़ैसला 3 साल नहीं होने देना। अच्छा। वो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मर्डर केस है, अभी ट्रायल हो जाना है इसका। उन्होंने कहा नहीं जी कुछ करें, 3 साल फैसला नहीं होने देना। अच्छा। मैंने कहा क्या वजह, मुझे वजह बताओ। उन्होंने कहा जी इलेक्शन होना है 3 साल बाद। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ हमारे MNA ने हमारी सुलह करा दी। अच्छा। वोट लेने के लिए सुलह। तो ये जो लिटिगेशन हम पेंडिंग रख के बैठे हैं, ये बाकायदा एक इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरा बंदा बूढ़ा हो जाएगा, दूसरा बंदा थक जाएगा, दूसरा बंदा फोत हो जाएगा खुदा न खास्ता, तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अदरवाइज मैं मेरिट पे तो जीत नहीं सकता। सर ये चीज़ हमने देखी है फैमिली केसेस के अंदर ही बहुत ज़्यादा, कि अगर अभी पिछले रिपोर्ट आ रही थी कि लाहौर में 500 से ज़ायद, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो 500 वाली रिपोर्ट थी, इस पर मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया जी पाकिस्तान में कितनी बच्चियां हैं जो अदालत में चली जाती हैं डिवोर्स लेने के लिए। अभी ये उनका फिगर है, उनका फिगर। और पाकिस्तान में हम जो एज ए मुस्लिम अपनी बीवी को 3 दफ़ा ज़बानी कह दें कि मैंने तुम्हें डिवोर्स किया, डिवोर्स हो जाती है। तो वो कितनी डिवोर्सेस हो रही हैं उनका अंदाज़ा नहीं है आपको। ये मुझे पता है जो आज मैं आस्क के प्लेटफॉर्म से इस सारे प्रोजेक्ट को चला रहा हूँ। आस्क का छोटा सा प्रोजेक्ट ये है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन रखी हुई है छोटी सी, जिस पे आप जाके कहते हैं जी मेरा बीवी के साथ झगड़ा है या खामन के साथ झगड़ा है, हमारे बच्चे हैं, या बच्चे जो सियाने हैं घर में जिनकी एज रीज़नेबली अंडरस्टैंडिंग के काबिल हैं, वो अपने डिस्प्यूट माँ बाप को समझते हैं, वो बच्चे भी हमें अप्लाई करते हैं कि जी माँ बाप की लड़ाई की वजह से हमारा घर ख़राब हो रहा है। बच्चे भी खुद कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। हम बच्चों का जिक्र किए बगैर उनके पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं, उनको बुला लेते हैं, बिठाते हैं। ठीक है। तो जब लोग मेरे पास आके बैठते हैं तो वो डिस्प्यूट उनका रिजॉल्व हो जाता है। बाज़ औक़ात मुझे रोना आता है ये देख के कि एक तलाक का नोटिस हुआ है या 4-6 साल से लिटिगेशन कोर्ट में पेंडिंग है, फैमिली कोर्ट में, और यूँ ही मेरे पास आके बैठते हैं, उनका डिस्प्यूट खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। मैं कहता हूँ बच्चों आप किस बात पे लड़ रहे थे, तो स्वाई ईगो की कोई बात नहीं निकलती उसमें से। तो छोटी छोटी बातों पे अपने पेरेंट्स के साथ और अपने मामलात जो है वो मिक्सअप करके, और जो वजह नहीं होनी चाहिए घर टूटने की, उन वजहों से घर टूट जाए। सर ये भी हमने देखा है कि कोर्ट के अंदर बच्चे बेचारे आते हैं, उन्हें विजिटेशन के लिए बुलाया जाता है, तो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है। आप एक हार्डन क्रिमिनल आपके साथ गुजर है, जिससे चेन पे हाथ पे हथकड़ियाँ लगी हैं और बच्चे साथ बैठे हैं, वो बाप से मिल रहे हैं, तो ये उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे असर नहीं करता? बहुत ज़्यादा असर करता है। उसकी वजह ये है कि हमारा वो सिविल जज साहब जो फैमिली कोर्ट के केसेस सुनते हैं वही क्रिमिनल केसेस भी सुनते हैं। हमारे लॉ में एक बच्ची जिसका गार्डियनशिप का मैटर कोर्ट में चल रहा होता है, वो 17 साल 11 महीने और 29 दिन की भी हो तो उसे कोर्ट में जाना पड़ता है एज ए चाइल्ड। और वो बच्चियाँ और वो बच्चे जो कोर्ट में जाते हैं वो सारी ऑक्यूपाइड प्लेस होती है ऑलरेडी क्रिमिनल्स के साथ। बिल्कुल। और ऐसे लोगों के साथ जो लिटिगेशन में हैं, जो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बच्चों के साथ जिनका इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको याद होना चाहिए 2018 में जब मैं चीफ जस्टिस था तो मैंने शाम की अदालत का एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल, ये पाकिस्तान का पहला तजुर्बा था, और वो इतना कामयाब हुआ था, आपके सामने है, अभी तक चल रहा है। शाम को एक अदालत लगती है, मैंने खुद इस पर सोचा और फिर मैंने बिठा दी अदालत, और जज साहबा को हमने कहा जी आप बैठे शाम को देखें क्या होता है। वहाँ पे रश लग गया, लोगों ने एप्लीकेशन देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी हम जॉब पे जाने वाले लोग हैं, बच्चों के स्कूल सुबह खुले होते हैं, तो शाम को आप कर दें। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जज, वही लोग, उनका टाइम हमने सिर्फ चेंज किया कि वो सुबह ना आए, वो 2 बजे आ जाए। तो वो जज साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी बैठने की, स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई
ठेस नहीं पहुंची, कोई नई अदालत नहीं बनानी पड़ी। तो ये एक बड़ा अच्छा कामयाब तजर्बा था जो मैं कहता हूँ कि हर लेवल पे हमें शाम को अदालतें लगानी चाहिए, ख़ास तौर पे फैमिली मैटर्स, गार्डियन मैटर्स के। तो ये बिल्कुल बच्चे मुतासर होते हैं और बच्चों का मुतासर होना ही सबसे बड़ी कंसिडरेशन। ठीक है। मेरे प्रोजेक्ट में जो शादीशुदा जोड़े आते हैं, अगर उनके बच्चे हों तो आप मेरी वीडियोस देखो जो मैं उनकी बाकायदा मिन्नत समाजत करता हूँ। मुझे तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करनी पड़े तो मैं उनका घर बचाने के लिए करता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताओ क्या मसला है और उसको बैठ के हम डिस्कस करते हैं। और ज़रा सी डिस्कशन से हम लोग एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। हमारा जो सुनने की फैकल्टी है ये डेवलप नहीं की हमें स्कूल के ज़माने से। बिल्कुल। हमें सब लोगों को बोलने का वो जो है वो प्रॉब्लम, पेशेंट हियरिंग है नहीं हमारी। हम अगर एक दूसरे को सुन लें तो हमारे बहुत से डिस्प्यूट वैसे रिजॉल्व हो। सर इसी बात पे आगे चलते हैं, एक दूसरे को सुन लें। तो अब जैसे आपने एक अपनी ज़िंदगी का तवील अरसा लिटिगेशन में और फिर बतौर चीफ जस्टिस गुजारा, आपका तो एक्सपीरियंस हम समझ सकते हैं कि आप पेशेंट हियरिंग दे सकते हैं। क्या बाकी वकील भी या यंग लॉयर्स भी अच्छे मीडिएटर्स बन सकते हैं? बच्चे, मैं भी पेशेंट हियरिंग अगर दे रहा हूँ तो उसके लिए उसकी एक बाकायदा पूरी बैकग्राउंड है। असल बात यह है कि पेशेंट हियरिंग सिर्फ वो बंदा दे सकता है जो खुद अपनी ईगो को मैनेज कर सकता हो। बिल्कुल। अगर मैं अपनी ईगो को साथ लेके बैठूँ और जोड़ा मेरे पास आए तो वो बहुत ही बाज़ जगह तो बड़ी मज़ाहिया सिचुएशन होती है कि जिन लोगों को नहीं पता होता कि मैं चीफ जस्टिस रिटायर्ड हूँ। भी रिसेंटली एक बच्चे ने मुझे कहा जी आपको कानून का नहीं पता, मेरी बीवी मुझे फंसा रही। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा इस बेचारे को नहीं पता मेरी बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत कानून तो मुझे पता है, तो आप ये मेरी बात मान लो तो हम इसको बैठ के रिजॉल्व कर लें। तो ये बहुत एक ईगो जो बंदा मैनेज कर सकता है वो वकील हो। मीडिएटर के लिए वकील होना भी ज़रूरी नहीं है, जज होना भी ज़रूरी नहीं है। मीडिएटर के लिए एक मुखलिस आदमी होना ज़रूरी और ज़ीरक आदमी होना ज़रूरी कि जो मामलात की तह तक पहुंच सके, जो किसी दोनों की बात सुन के उनको किसी ऐसे नतीजे पे लेके जा सके जो चीज़ उनको नहीं मिल रही गुस्से में। आपको गुस्सा आया हो तो आपको अपनी जेब में से चाबी नहीं मिलती, बाजू नहीं मिलती, बिल्कुल। आपको रेज़गारी नहीं मिलती, बाजू का अपनी जेब में से होती है गुस्से में नज़र नहीं आ रही होती आपको चीज़ें। तो ये सारे लोग जिनका बहुत गुस्सा है, जो बहुत इगोइस्टिक है, हम सारे लोग, और हर रोज़ हमारी जो टॉलरेंस का लेवल है वो कम हो रहा है, मिन हैसुल कौम, हमारी बर्दाश्त कम हो रही है। तो उसकी वजह से हम ADR से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस सारी लिटिगेशन को ADR की तरफ ले जाए तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाती है। मेरे साथ मियाँ बीवी बैठते हैं और उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट होता है तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो मैं आपका ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर सकता, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को बता सकता हूँ कि आप दोनों को अपने इस डिस्प्यूट को किस पॉइंट पे ला के दोनों का मसला हल हो सकता हूँ। एक बीवी है वो 50% पे बैठी हुई है, हस्बैंड 100% पे बैठा हुआ है, तो मैं उन दोनों को पकड़ के बीवी का उसे कहता हूँ खामद को उसका हाथ पकड़ के 75% पे ले आओ और बीवी से कहता हूँ खींचो इसको थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट होता है दरमियान में जहाँ पे आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व। आपको इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी लेके तो नहीं बैठे हुए ना कि अब गोलाबारी कर रहे हैं आप। ये तो हम लोगों के कहने पे, इर्द गिर्द के लोगों के भड़काने पे क्योंकि लोग जेलस हैं ज़्यादा, एक दूसरे को हम खुश देख के भी खुश नहीं होते। ये भी सर ये भी आपने देखा है लिटिगेंट्स को होता है कि हमें 100% सक्सेस चाहिए, मिडिल रास्ता, कुछ आपको छोड़ना है, कुछ आपने गेन करना है, उस पर भी उनको राज़ी करना बड़ा मुश्किल है। जब आप अपनी लिटिगेशन को इस उम्मीद पे कि मेरे हक़ में 100% फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ पर आपके ख़िलाफ़ फैसला होता है, तो उससे पहले ये गुंजाइश मौजूद होती है कि आधा आपको मिल जाए, आधा उसको मिल जाए। तो वहाँ जाके किसी को वो नहीं मिलता। हो सकता है उसका राइट हो सारा लेने का, हो सकता है उसका राइट ही ना हो लेने का, लेकिन वो दूसरी पार्टी ले जाए। तो ये जो हमें लिटिगेशन को एंड तक लेके जाने का शौक़ है, ये ईगो लेके जाती है, इंसान खुद नहीं लेके जाता। अच्छा, चूँकि हमारी ऑडियंस जो है वो यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स की है, वो डेफिनेटली वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि करियर पाथ जो है इतनी मज़ेदार बातें हो रही हैं कि ADR से मैटर रिजोल्व हो सकते हैं, तो इसी में क्यों ना अपने आप की अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप की जाए। लेकिन अभी हमने इस चीज़ को देखा कि लिटिगेशन, जैसे आपने बोला कि एक यंग लॉयर के पास लिटिगेशन क्या है, खुला के केसेस करवा लें, फैमिली मैटर्स को देख लें। अगर वो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में चला जाता है तो उसने कुछ पैसे भी कमाने हैं, तो आपको ऐसा लगता है ADR का स्कोप है ऐसा कि यंग लॉयर्स में ज़्यादा स्कोप है? अच्छा, इसमें ज़्यादा स्कोप है। इसकी मैं एक छोटी सी फिर देहात से मिसाल देता हूँ। मेरे गांव में और इर्द गिर्द जहाँ मैं रहता हूँ जेलम में, अब मैं
लाहौर आया हूँ अपनी नौकरी के सिलसिले में, तो इधर आके बस गया हूँ। तो वहाँ पे ये था कि जो दुकानदार फल वाला या सब्ज़ी वाला, मैं उसे कहता था मुझे ये फ्रूट दे दो, वो कहता था जनाब ये सही नहीं है, ये अपना लें। मैं उस आदमी को सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ सकता। जो आपको सही मशवरा देता है बंदा, और उसको वक्त लगता है कि ये अपने मफाद के ख़िलाफ़ मशवरा दे रहा है, आप सारी ज़िंदगी के लिए उसके गर्विदा हो जाते हैं। आप अपने दिल में झांक के देखें, आप ऐसा लोग, अगर वो आपका जो फेवरेट दुकानदार है, जिसको आप ईमानदार दुकानदार समझते हैं, मिस्त्री आपका गाड़ी ठीक करने वाला है, आपका एयर कंडीशनर मैकेनिक है, अगर वो आपको ना मिले तो आप इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करता हूँ। क्यों? इसलिए कि आपको क्वालिटी चाहिए, आपको सिंसियर एडवाइस चाहिए। वकील के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, फैसला जज ने करना होता है। बिल्कुल। वकील ने एक उम्मीद दिलानी होती है कि ये हो सकता है, ये हो जाए, हो सकता है ना हो। अब ये जो वकील साहब को ये एक सही मशवरा देना कि आप ये केस ना करो, इसका कोई फ़ायदा। अब देखिए ना, अब हमारे यहाँ बेशुमार लोग केस फाइल करते हैं फैमिली मैटर्स में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हम दोनों यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो इस लिटिगेशन में आना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कितनी मुश्किल बात होगी कि वो लोग बिल्कुल इसमें आना भी चाहेंगे और नहीं आ सकते। अब कि जब हम दो लोग कह रहे हैं, मैं एग्री रिटायर्ड चीफ जस्टिस कह रहा हूँ कि ये वो केस है जिसका कोई फैसला नहीं होना आपके हक़ में। इसके साथ जो दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है वो इससे भी इम्पॉर्टेंट है, वो है खुला का मुकदमा डिफेंड करना। मतलब आप अदालत में खुला का केस डिफेंड नहीं कर सकते। और लोग हायर करते हैं वकीलों को कि हमने खुला का केस डिफेंड करना। हाँ, अगर आपने वहाँ जाके अदालत में खुला का केस डिफेंड करना है तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल बात है। मुश्किल है, क्योंकि अब जो लॉ है हमारा, वो तो है सारा फीमेल फ्रेंडली, वाइफ फ्रेंडली है। वो अगर कहती है मैंने नहीं रहना इसके साथ, तो वो नहीं रहेगी, आप कैसे रखोगे उसको? बिल्कुल ऐसे है। अब उस केस को भी लोग डिफेंड कर रहे हैं, उन केसेस को भी लोग डिफेंड कर तो यही मैं कहता हूँ कि मैं मेरी तरफ से ये बात ऑन रिकॉर्ड आप बार बार रिपीटेडली नशर करो अपने चैनल पे कि फैमिली मैटर्स के लिए कम से कम फैमिली कोर्ट हरगिज़ मुनासिब फोरम नहीं है। अच्छा, नो, ADR सिस्टम फैमिली मैटर्स के लिए वो पुराने ज़माने का जो बुज़ुर्गों का फोरम था वो इफेक्टिव है। और अब उसको लोग कंफ्यूज करते हैं, यहाँ इसको बहुत क्लियर करना है हमें यंग लॉयर्स के लिए। एक लोग एकदम इसको ले जाते हैं पंचायत नहीं है। पंचायत में और मीडिएशन में ये फ़र्क है कि पंचायत में जो बंदा बैठता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा आदमी बैठता है, वो चौधरी बैठता है, वो बुज़ुर्ग बैठता है, वो नाना दादा परदादा बैठता है, और वो उसने फैसला करना होता है कि मैंने ये फैसला कर दिया भाई, अब मानना पड़ेगा, तुम्हें तलाक नहीं होनी, तुमने इसी घर पे रहना है, या बस तुम्हारी तलाक होगी, चल दो भाई तलाक इसको। लेकिन मीडिएटर ने फैसला नहीं करना होता। अब एक यंग वकील है, आपके दफ्तर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा कि मैं आपका केस अदालत में लेके जाने से पहले मीडिएशन ट्राई करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं 25% फ़ीस चार्ज करता हूँ। अब आप मुझे बताओ कौन अक्लमंद ऐसा आदमी है जो इसको रिफ्यूज़ करेगा कि एक लिटिगेशन में आपने जाना है अदालत में और वहाँ पे साल हर साल लगने हैं आपके। अब मेरे पास जितने बच्चे आते हैं लिटिगेशन, ये ड्यूरिंग द लिटिगेशन अपनी आते हैं, तो मैं एक फॉर्म पे उनको 3 चीज़ें लिख के देता हूँ। नंबर 1 कि ये मुकदमा जो आपका मैंने पढ़ा है, दावा जवाब दावा, आपकी एविडेंस, ये केस आपका, इसकी एवरेज लाइफ क्या है, कितने साल लगेंगे इस केस को डिसाइड, लिख के देता हूँ। दूसरी बात मैं लिखता हूँ इस पर एक्सपेक्टेड कास्ट क्या आ सकती है, और तीसरी चीज़ मैं लिख के देता हूँ कि मेरे तजर्बे जो है सारी ज़िंदगी का 42-43 साल का, उसके मुताबिक इस केस का ये रिज़ल्ट हो सकता है, और मैं साइन करके देता हूँ। अच्छा, और मैं कहता हूँ कि आप बेशक सुलह ना करें, लेकिन इसको ले जाएं अपने वकला के पास और कोशिश करें कि मेरी ये बात गलत साबित हो, आपके वकील साहब इसके अपोजिट आपको रिजल्ट दें, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कई साल के बाद आप फिर यहाँ पछता रहे हो, तो मैं आपको 2 से 3 सिटिंग्स में ये सारा मामला रिजॉल्व कर देता हूँ। आपका बच्चों का डिस्प्यूट है, आपका कोई जो भी झगड़ा है मियाँ बीवी का, मुझे बताएं क्या है। बाज़ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं जहाँ पे बिल्कुल सुलह नहीं होनी चाहिए। कोई 10-15 केस ऐसे हैं जो मैंने खुद डाइवोर्स कराए। अच्छा, क्योंकि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि कपल को लाजमी तौर पे फोर्स किया जाए कि वो इकट्ठे रहें। जहाँ वो हदूदुल्लाह में नहीं रह सकते उनको अलहदा कर देना चाहिए। काफ़ी केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये देखिए
डोमेस्टिक वायलेंस में दोनों तरफ से अब मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं। बीवियां भी मारती हैं, बीवियां भी मारती हैं जी, वो भी हैं केस। हम उन केसेस को हाईलाइट करना चाहिए, हमें उन केसेस को हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन हम चूंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं तो मर्द ये नहीं चाहता कि उसके बारे में ये बात फैले। हाँ, जब ये दोनों आपस में मेरे पास बैठ के फ्रैंक माहौल में बात करते हैं, मुझे अपना बाप समझ के बात को खोलते हैं, तो वहाँ पे बड़े फ्रैंकली बताते हैं कि जिसने मुझे मारा, तो मर्दों को भी मार पड़ सकती है और मार पड़ती है बाज़ जगहों पे, लेकिन वो बेचारे बताते नहीं है शर्मिंदगी की वजह से। उम्मीद करता हूँ मेरी बेगम ये वीडियो आपकी बेगम ये वीडियो ना देखे। और बाज़ बीवियाँ जो है उनका ये जो मामला है कि वो उन पर तशद्दुद होता है। मैं अब एक नया काम मैंने शुरू किया है, मैंने पेरेंट्स के साथ अभी एक सेशन किया है कुछ दिन पहले, तो उनको मैंने कहा है कि अगर आपकी बेटी आपको आके कंप्लेंट करती है कि मेरे खामद ने मेरे साथ कोई ज़्यादती की है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके इस मामले को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे टेकअप करने की बजाय इन लाज के साथ आप उस बेटी से कहें कि इसको रिवाइंड करें। और मैं खुद रिवाइंड कर रहा हूँ, मेरा काम ही ये है। मेरे पास जो भी हस्बैंड या वाइफ आते हैं अपना डिस्प्यूट लेके या झगड़ा लेके को बड़ा, जब कोई बड़ा डिस्प्यूट बताते हैं अपना, तो मैं उन्हें रिवाइंड करने का मशवरा देता हूँ कि शुरू कहाँ से हो। इतना अच्छा लगता है मुझे कि जब बच्चों को ये यकीन होता है कि जैसा मुफ्त में हमारा ये काम कर रहे हैं, पैसे भी नहीं ले रहे, हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो वो जब फ्रैंकली अपनी सच्चाई के साथ सामने आते हैं, तो अक्सर बेटियां मुझे कहती हैं सर मैंने ओवर रिएक्ट किया था, मैं किसी और बात पे गुस्से में थी, मेरा सास से झगड़ा हुआ था, वो मैंने इसको बताया नहीं, तो मैं उस बात पे थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गई, इसकी बहन से मेरा मसला था, मैंने इस पे गुस्सा निकाल दिया। वो बंदा आता है, वो कहता है जी मैं जिस दफ्तर में काम करता हूँ मैं सबसे लोएस्ट लेवल पे काम करता हूँ, वहाँ बॉस से लेके दरमियान में 60 लोगों का गुस्सा मैं बर्दाश्त करता हूँ। हर बंदे को गर्म चाय चाहिए होती है मुझसे, और मैं उनके लिए चाय लेके जाता हूँ, इतनी देर में वो ठंडी हो जाती है तो मुझे आगे से गालियाँ देते हैं, तो मैं घर आता हूँ सुकून हासिल करने के लिए, आगे से बीवी फिर फरमाइशों का एक अंबार लेके बैठे होते। तो ये एक्शन रिएक्शन जो है, इसमें हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि हमने अपने किसी स्कूल कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी बच्चे को रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में फ़र्क नहीं बताया। आप बताएं, आपने किसी कॉलेज स्कूल में सीखा हो? कभी भी नहीं। आपने किसी कॉलेज स्कूल में इंफॉर्मेशन में और विजडम में फ़र्क समझा हो? नेवर। हमें ये सीखा कि ये मार्किंग स्कीम है, हाँ, ये करने और इस तरह एज देकर, बस ये सारा जो हमारा सिस्टम है, इसमें हमें बुनियादी तौर पे तो शायद ये इस पे प्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि आप एक अच्छे वकील भी तभी बनेंगे पहले अच्छे इंसान बन जाए। आप एक अच्छे खामन तब बन सकते हैं आप अच्छे इंसान हो, आप अच्छी बीवी तब बन सकते हैं आप एक अच्छे इंसान हो, सास ससुर अच्छे आप बन सकते हैं अगर आप अच्छे इंसान बने। तो ये अच्छा इंसान बनने का जो प्रोसेस है, इस पर भी तो हमें बात करनी चाहिए हर लेवल पे। ये नहीं है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो मैं उस तरह एक वो नसीहतें करने वाला काजी बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ बच्चों को मैंने समझाया है वो उनके बड़े बड़े डिस्प्यूट रिजॉल्व। कितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी क्या किया आपने इस हमारे बच्चे के साथ, ये तो हमारी सुनता नहीं था। तो अब आपकी बात सुन के इसने बिल्कुल सुलह कर लिया और ये मामला ठीक हो गया। सर, वाइंड अप करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप उनके लिए स्किल सेट बताइए कि किन स्किल सेट्स को वो डेवलप करें तो वो अपनी ADR में स्पेशलाइजेशन बना सकते हैं, और किस तरीके से अपने इनिशियल डेज में इससे अच्छे जो है वो लोगों के मसले भी हल करें और अपने लिए इकोनॉमिकली बेहतर भी अपने आप को कर सकें, कुछ पैसे भी कमा सकें इस चीज़ से। देखिए, मैं चूँकि खुद इस सिस्टम से हूँ, मैं बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ कि हमारा पूरा लिटिगेशन का सिस्टम जो है ये हमने रिज़ल्ट ओरिएंटेड कर दिया है। बिल्कुल, कोई आदमी अपना मुकदमा हारना नहीं चाहता। इंसाफ का मतलब है मेरे हक़ में फ़ैसला। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक जज दोनों पार्टीज़ अपना अपना झूठ ले के उसकी अदालत में खड़े हों और उसमें से सच ढूंढ के तलाश करके वो उनका फ़ैसला करे। दोनों पार्टीज़ को पता है सच क्या है, तो ट्रायल पे कौन हुआ? जज, नॉट द पार्टीज़। अब वो देख रहे हैं जज की तरफ कि देखें आज क्या करता है, मैंने ये बताया है, उसने ये बताया है, दरमियान में से क्या निकालता है। तो हम लोगों ने अपने आप को उस अजाब में फंसाया हुआ है कि हमारा ट्रस्ट ख़त्म हो। आज अगर किसी बंदे को ये पता चले कि किसी जगह पे कोई और आदमी वकील के अलावा उसका फ़ैसला करवा सकता है उसके हक़ में, तो वो उसके घर पहुंच जाता है। वो अपने वकील साहब को छोड़ देते हैं, वकील साहब की एडवाइस को भी छोड़ देते हैं। उसको ये होता है कि बस ऐसा तरीका हो बाय हुक और बाय क्रुक, मैं को मैनिपुलेट करूं मेरे हक़ में फ़ैसला आ जाए। तो ये जो हम एडवाइस करते हैं किसी को कि ये तुम्हारे हक़ में फ़ैसला हो जाएगा या ये फ़ैसला तुम्हारे हक़ में हो सकता है, तो दूसरी पार्टी को भी यही कहा जा रहा है दूसरे चैम्बर में बैठ के। बिल्कुल ऐसे। अगर आप ऑनेस्टली ये तय कर लें कि मैंने बंदे को बताना है कि ये फ़ैसला तेरे हक़ में नहीं हो सकता, तो वो शायद चला जाए।
लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर लौट के आपके पास है। आप अपने सीनियर वकला से पूछें, मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों को मैंने ये कहा कि आपका केस नहीं बनता, वो अपनी लिटिगेशन एंड अप करके बेशुमार नुकसान करके फिर आए मेरे पास, अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए, कन्फेस करने के लिए कि आपने सही कहा, आपने सही कहा। तो ये जो बात है कि अगर हम ये मशवरा दे सकते, देखिए इससे ज़्यादा खूबसूरत मशवरा कोई नहीं है कि आप किसी बंदे से कहें कि मैं आपको लिटिगेशन में नहीं लेके जाता, क्योंकि लिटिगेशन में जाना इतनी ख़तरनाक बात है हमारे माशरे में कि हर औरत और हर मर्द जो मेरे पास केस लेके आ रहे हैं अपने डिस्प्यूट फैमिली को, जो थाने चला गया है या जिसने केस फाइल कर दी, वो तो एक ऐसे समझें कि बस एक क़यामत आ गई, जलीलो ख्वार हो। दूसरी पार्टी बात सुन, वो कहते हैं हम इसकी बात नहीं, इसने हमें थाने में लेके, थाने में घसीटा, इसने पुलिस को बुलाया। अब इवन इंग्लैंड जैसे माशरे में इस वक्त हमारे पास जो केस हैं वो 14 कंट्रीज़ में से हैं ऑनलाइन। इंग्लैंड से बहुत से केस हैं जहाँ पे बेटियों ने ज़रा सी बात पे तलखी पे खुद या हमसायों ने या बच्चों ने पुलिस को कॉल कर दी। अब वो हस्बैंड्स जो हैं वो सुलह करने से पहले बस इसी बात पे अड़े हुए, अब उनकी पूरी थेरेपी करनी पड़ती कि वो क्या करते उस सिचुएशन में। अगर पुलिस आ गई है या किसी ने पुलिस को कॉल कर लिया है तो आप इस बात को आप माफ़ करके आगे चलें। तो ये हमारे यहाँ जो बंदा लिटिगेशन में लेके जाता है किसी को, वो लोग बहुत परेशान होते हैं, और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, जो यंग लॉयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ, कि हमारी जो प्लीडिंग्स हैं ये डेंजरस हैं। आपके क्लर्क, आपके स्टेनोग्राफर्स आपकी ज़रा सी गफलत से, लापरवाही से लिखी हुई प्लीडिंग्स को कोर्ट में फ़ाइल करते हैं, और मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हैं हाई कोर्ट में, मैं देख के खौफज़दा हो जाता था कि एक बच्ची जो है वो बच्चे का केस लेके आई है मेरे पास, वो सेक्रेटेरिएट की ऑफ़िसर है, उसका हस्बैंड भी वहीं पे है, और वो हस्बैंड बच्चे की कस्टडी देना चाहता है अपनी वाइफ को, तो वो मुझे कहता है सर मैं कस्टडी तो दे दूंगा, लेकिन इस केस में जो मेरे खिलाफ एलिगेशन है इनका मैं क्या करूँ। उसमें लिखा हुआ है कि ये हीरोइन पीता है, इसके बहुत बुरे ताल्लुकात हैं गंदी गंदी औरतों के साथ, और मेरा बच्चा इसके पास है और बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, इससे मुझे लेके दें। ये मेरा ख्याल है स्टेनोस ने मिलकर ना 3-4 चीज़ें लिखी, मुझे नहीं पता किसने लिखा हुआ है, लेकिन ये जिसने भी लिखा हुआ है ये बहुत खौफनाक बात है। मैं एक और यहाँ पे छोटी सी बात आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमारी कंट्राडिक्टरी प्लीडिंग्स होती हैं अक्सर। तो ये जो इसमें हम करते हैं जाके कोर्ट में अपनी प्लीडिंग्स को ले जाके और लोगों को हरासा करने की कोशिश करते हैं, दावा भी ऐसे लिखा जाता है, जवाब दावा भी ऐसे, उससे फासले बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए लिटिगेशन में ले जाने से पहले अगर एक यंग वकील अपना बोर्ड बाहर लगाए खूबसूरत सा छोटा सा कि मैं आपको पहले मीडिएशन में लेके जाना चाहता हूँ, और उनसे वो कुछ फ़ीस का एक पोर्शन ले ले, और दूसरी पार्टी को कॉल करे और उनसे कहे कि आप अपने वकील साहब को ले आए, और वो इतना अच्छा उसका वो होनी चाहिए प्रोफेशनल अप्रोच कि वो अपने नोटिस में ये लिखे दूसरी पार्टी को कि मैं आपके वकील साहब के दफ्तर में जाने को तैयार, मैं आ जाता हूँ, ईगो कम करके, हाँ हम दोनों वकला बैठ के आपका फ़ैसला कर देते हैं, और ये फ़ैसला आपका हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएगा। आप क्यों साल हर साल लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, लेकिन हम फ़ीस लेंगे दोनों आपसे। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि एक आदमी आपको एक आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करके 1 हफ्ते में फ़ैसला करवा, आपका अपना फ़ैसला करवा दे जिसकी अपील भी ना हो, कॉन्सेंट डिग्री हो, आप वो प्रेफर करोगे या 10 साल बाद वाला एक मतवक्को फ़ैसला जो आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से जाके या 20 साल के बाद? डेफिनेटली इंस्टेंट रिलीफ, ये इंस्टेंट रिलीफ है, और ये अवेलेबल है मैकेनिज़्म। इसके लिए हमें लॉ की भी ज़रूरत नहीं है। लॉ की ज़रूरत इसलिए है कि जज साहबान लोगों से कहें जाओ एडीआर में, पहले एडीआर में, उसके लिए लॉ चाहिए। बाकी आप वकला बैठ के अपनी मर्ज़ी से, पुराने ज़माने के कवानीन मौजूद हैं, आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो, किसी डिस्प्यूट को आप आर्बिट्रेशन के लिए जज को अप्लाई कर सकते हो कि जी आप हमारा आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दें, अंपायर मुकर्रर कर दें, किसी सियाने को मुकर्रर कर दें, फैसला कर दें। तो ये क्या फ़ायदा होता है मीडिएटर का कि अब एक जज साहब के पास आपका डिस्प्यूट है और वो एक टेक्निकल नोयत का डिस्प्यूट है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब उसका फ़ैसला वो हमारे सिविल जज साहब शायद नहीं कर सकते, उनको पता नहीं, उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं। अब उनको गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपसे कहेंगे अच्छे अच्छे गवाह लेके आओ जो मेरे सामने बयान दें, फिर मैं उनसे किताबें लूँ, फिर मैं पढ़ूँ। लेकिन अगर वही डिस्प्यूट आप उस सिविल जज की अदालत से उठा के किसी इंजीनियर के पास ले जाए
तो वो जल्दी, और वो एक रिटायर्ड बुजुर्ग इंजीनियर के पास पैसे दें उन्हें कि सर मैंने वकील साहब को इतनी फ़ीस दी है, कोर्ट फीस मैंने 15,000 रुपये लगाई हुई है, तो मैं इसकी बजाय आपको थोड़े से पैसे दे दे, तो आप डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दो बिठा के, और वो दोनों को बिठा के कन्विंस कर दे, तो क्या चाहिए आपको। बिल्कुल। तो इसलिए ADR का स्कोप बहुत है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास अगर हज़ारों केस हैं। इस वक्त कासिम अली शाह फाउंडेशन में लॉ के स्टूडेंट्स आते हैं, सेक्रेटरी के डॉक्टर्स आते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हमें मिलने के लिए और देखने के लिए आते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है कि बगैर अदालत के लोगों का डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई बड़ी महारत की बात नहीं है, बात अखलास की है। अभी चूंकि हम इसको टोटली मैं फ्री में करता हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, मैं अपनी पेंशन को तनख्वाह समझता हूँ, बिल्कुल, तो मैं तो कर लेता हूँ। लेकिन आप बच्चे हो, यंग लॉयर्स हो, आपने फ़ीस लेनी है और लोग आपको फ़ीस देंगे। मुझे अगर कोई खुदा न खास्ता मसला हो तो मैं उस वकील के पास जाऊंगा जो पहले मीडिएशन ट्राई करे। फर्स्ट ट्राई मीडिएशन मस्ट, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के अंदर दो बच्चे बैठे हुए हैं जो सुलह करना चाहते हैं। वो जो डिस्प्यूटेड दो पर्सनैलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो ईगोइस्टिक हैं, वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है, ईगो में है। 15-20 साल अदालतों में धक्के खाने के बाद ईगो भी ठीक हो जाती है, लेकिन क्या फ़ायदा, सारी ज़िंदगी आपने ज़ाया कर दी, आपने अपने आप को रोल दिया, अपने बच्चों को। जो माँ बाप लिटिगेशन बच्चों के लिए छोड़ के मरते हैं, वो कभी देखा है कोर्ट में बच्चे फिर किस तरह लौटाते हैं उसको और कितना नाराज़ होते हैं कि हमारे बाप ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, हम तो नहीं कर रहे, हम आधा आधा कर लेते हैं, इसको जैसा वादा उसको दे दे, आधा मुझे देता। तो क्या है वो, फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको। आप सोचें तो सही कि आपका जो बच्चा है आज से 20 साल के बाद इसी जज साहब के पास, इसी अदालत में खड़ा होगा, किसी अपील में, किसी रिवीजन में, किसी मैटर में, और वो जाके वो कहेगा जी नहीं मैं नहीं लिटिगेशन करना चाहता, वो लिटिगेशन करने वाले फौत होंगे। अभी तो मुझे वो याद नहीं कि इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बंदे के उसको रिलीफ मिला, कोई 5 साल बाद उसको रिलीफ मिला, तो वो मौके पे उसकी वफ़ात हो गई। अभी वो सनाउल्लाह ज़ैद साहब एक बड़े सीनियर वकील है हमारे दोस्त, तो वो उनका वो क्लाइंट था, उस बेचारे से वो खुशी बर्दाश्त नहीं। यही होता है। अब एक ज़िंदगी भर आप मुकदमा लड़ते हैं, और एक जिस बंदे का जेन्युइन क्लेम होता है उसको दूसरी पार्टी अगर 15-20 साल उलझा दे मुकदमे में, और ये गुंजाइश है हमारे यहाँ। और प्रॉपर्टी मैटर्स तो आई सपोज इस तरह चलते हैं कि परदादा ने किया था तो आज पर पोते उसको, वो वजह है ना उसकी। देखिए ना, अब आपका ये जो मैंने आपको मोटरवे की मिसाल दी थी, वो कितना स्मार्ट लॉ है, तो बाकी लॉ क्यों नहीं स्मार्ट हो सकते। तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी है कि आप वकील हैं, आप वैसे यहाँ पे आपको कोई वार्डन रोक ले तो आपका फ़ौरन बार का कार्ड निकल आता है। कितने लोग हैं जो हमारे पास आते हैं और वो जो कहते हैं जी कि मेरा जो केस है वो आप उसका फ़ैसला कर दें जल्दी। ऐसी ऐसी मिसालें हैं जो बंदा इमोशनली आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अभी एक साहब आए थे मेरे पास जो एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा जी मेरी बीवी कैंसर की पेशेंट है, मेरी बहू जो है वो अपने बच्चों को लेके 2 साल से गई हुई है घर से नाराज़ होके, और मेरी बीवी जो है उसको डॉक्टर ये एडवाइस कर रहे हैं मेरे कि इसकी उम्र बढ़ सकती है अगर इसके पोता पोती को इससे मिलवा दो। अब वो हम उसको स्ट्रेचर पे 3 दफ़ा अदालत में लेके गए हैं, वो दूसरी पार्टी बच्चों को नहीं लाती। उसको मेरी बहू को पता चल जाता है कि आज मेरी सास स्ट्रेचर पे आई हुई है, एम्बुलेंस खड़ी है, तो वो बच्चे को कहती स्कूल है, उसका इम्तिहान है, वो आज बीमार है, और हमारे सारा दिन वहाँ से ज़ाया हो जाता है, उसको फिर वापस ले आते। तो मैं आ गया हूँ आपके पास, आप किसी भी शर्त पे हमारी सुलह करा, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। तो वो अब वो मरने वाली है, डेथ बेड पे है, तो वो उस बच्ची को मैंने बुला के पूछा तो पता चला कि बस वो छोटे मोटे घर के झगड़े थे जिसकी वजह से मुकदमा चलता है। तो उनकी सुलह हो गई, वो घर चले गए। मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी, और ये इतनी एक फुलफिलमेंट है इसमें, जो ADR के लिए लोग प्रैक्टिस करेंगे, करनी चाहिए, और बिल्कुल फ्री नहीं करनी चाहिए, इसमें पैसे मांगने चाहिए। जो लोग हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, जो लिटिगेशन में जा सकते हैं, जिनकी ऑलरेडी लिटिगेशन चल रही है, उनको ट्राई करना चाहिए, उनको सिंसियर यंग लॉयर्स को लेके दूसरी पार्टी के साथ अप्रोच करना चाहिए, और उन्हें कहना चाहिए कि हम आपके साथ बैठ के गिव एंड टेक करके फैसला करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को इस भट्टी में और इस जहन्नुम में नहीं रखना चाहते। सर अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। हमने बड़ी डिटेल ADR पे बात की, हमने नेक्स्ट सेगमेंट में बात करना चाहते हैं लीगल टेक के बारे में, कि लॉ और टेक्नोलॉजी। वैसे तो पाकिस्तान में अमूमन आज भी हम बहुत पुराने ज़माने के रिवाजों पे चलते हैं, ख़ासी एक जब तक केस की फ़ाइल इतनी मोटी ना हो जाए हम आगे बढ़ते नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि लॉ और टेक आपस में कुछ मिल के पाकिस्तान में कुछ बेहतरी ला सकते हैं? अच्छा, अगर आज आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है,
और आपके जितने कंफर्ट्स हैं आज वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और आपका जितना क्राइम डिटेक्शन है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो क्या वजह है कि हम कोर्ट के सिस्टम को हाईटेक ना करें? हमें करना चाहिए, इसलिए कि जब आप एक बहुत काबिल एहतराम बुज़ुर्ग थे लाला मूसा में, उनका नाम था अकबर अली एम ए, ठीक है, वो फौत हो गए बहुत अरसा हुआ। वो मज़ामीन लिखा करते थे अखबारात में, और उनकी किताबें भी हैं उनके मज़ामीन वाली। उन्होंने आज से 20 साल पहले ये लिखा था कि फ्यूचर के जो इंसान है वो अपने सारे मसले टेक्नोलॉजी के ज़रिए हल करें। आज आप दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए कि तूने मेरी बीवी के साथ बदतमीज़ी की और वहाँ पे CCTV फुटेज मौजूद हो, तो उन भाइयों का डिस्प्यूट 1 सेकंड में रिजॉल्व हो जाता है कि नहीं होता? बिल्कुल हो जाता। अगर आपका एक मुलाजिम के कि मैं घर से कोई चीज़ लेके बाहर नहीं भागा और आपका बाहर हमसाये का CCTV फुटेज बता दे कि आपका मुलाजिम ये चीज़ लेके भाग रहा था, तो इसमें क्या डिस्प्यूट रह जाता है? कहानी ख़त्म हो गई। टेक्नोलॉजी जो है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उसको सिंसियरली अपने ख़ास तौर पे कोर्ट के मैटर्स में लाना चाहिए। पेपरलेस लिटिगेशन आ गई दुनिया में। अब तो आप जैसा आपको ईमेल करते हैं और जैसा उस ईमेल को पढ़ के दूसरी पार्टी से ईमेल मंगवा के फैसला कर देते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कब आएगा? यहाँ पे देखो, जब तक हम अपने आप को टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे नहीं लोगों को, जब तक हम लोगों को बाशऊर नहीं करेंगे, लोगों को तालीम नहीं देंगे इसकी, उस वक्त तक कैसे लोगों को पता चले? आप अगर किसी बंदे को बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारी CCTV फुटेज है और तुम भाग नहीं सकते, तुम झूठ नहीं बोल सकते मेरे सामने, तो वो बेचारा मानेगा कैसे उसको? क्योंकि उसने तो कैमरा देखा नहीं वहाँ लगा। तो आप जब लोगों को सारा ये डिटरेंस सिस्टम बता देंगे, अभी तो मोबाइल फ़ोन ने लोगों को बड़ा आसान कर दिया ये समझाना कि कितनी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड हो सकती हैं, कितनी चीज़ें जिनकी वीडियो फिल्मिंग हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हमें लोगों को बतानी चाहिए। और अभी लॉ में हमें इस तरह के अमेंडमेंट्स फर्दर करने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से लॉ में वो करेंगे अमेंडमेंट्स की, जिससे ये सारी चीज़ें आपके लिए कोर्ट में एविडेंस की शक्ल अख्तियार करें। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप इसको लॉ स्मार्ट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपको ये टेक्नोलॉजी जो है वो उसको उतना फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लॉज हैं पाकिस्तान में, एक है फेयर ट्रायल एक्ट जी, उसमें आपकी सिंप्लिसिटर ईमेल वो एडमिसिबल एविडेंस है। ठीक है, उसमें CCTV फुटेज की एक फ़ोटोग्राफ विदाउट एनी अदर एविडेंस पर सी एडमिसिबल है। वो दहशतगर्दी के हवाले से वो हमने वहाँ से अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ है कानून, तो उसको हमने यहाँ नाफिज किया हुआ है, वो चल रहा है। चल सर, ई कोर्ट का कॉन्सेप्ट बताइए कि ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है और क्या पाकिस्तान इस पर कुछ इम्प्लीमेंट कर? जी, हम तजर्बा तो किया है, कराची में भी उन्होंने किया है। ई कोर्ट्स का मतलब ये है कि आप अपने लिटिगेशन जो है उसको जज साहब को कम्युनिकेट कर दें और उसमें आप लोगों को जाना ना पड़े। बिल्कुल, जो जज साहब पे आप ट्रस्ट करें वो आपको, और अगर जाना भी पड़े तो आप वर्चुअल जाके अपनी आर्गुमेंट्स कर लें। इंग्लैंड की कोर्ट्स में कुछ साल पहले मैं गया था तो वहाँ बाहर कैमरे लगे हुए हैं, वो ATM मशीन की तरह वकील साहब अंदर खड़े होते हैं और जज साहब के कमरे में उनसे उनके आर्गूमेंट्स होते हैं। कोविड की वजह से तो बड़े नए तजर्बे हुए। हम लोगों ने खुद अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ों को वर्चुअली कर लिया है और कर रहे हैं। तो हमें कोर्ट सिस्टम में तो बहुत ज़रूरत है और इसके लिए जो अदारे इसके लिए काम कर सकते हैं, हमारा अपना जुडिशल सिस्टम में इसकी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हम इसको अडॉप्ट करें। सर, अभी हम ATI की भी बात कर रहे थे, हम लीगल टेक की भी बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ बड़ी वाज़िया तौर पे हो रही है, सिर्फ कानून बनाना हल नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे आके लगता है जैसे एक फुल स्टॉप लग गया, एक ऐसा बैरियर लग गया जो पार नहीं हो पाता। इसकी क्या वजह और ये किस तरीके से ठीक हो सकता? अच्छा देखो, कानून जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, आइन जितना मर्ज़ी काबिल एहतराम लिखा हुआ हो, उसके ऊपर आयात कुरानी से शुरू करें हम, जब तक सिंसेरिटी ना हो इम्प्लीमेंटेशन में, उन कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं। इवन फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर अगर आप क्रिटिकली पढ़ो ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको लगता है कि एक हाथ से राइट मिलता है, दूसरे हाथ से चला जाता है। हम लोगों ने कभी सिंसियरली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम कभी किसी फ़ैसले को जो अदालत का आता है उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा मैकेनिज़्म मौजूद है। लोग भाग जाते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं।
ECL में नाम होता है, लोग निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ मसला वो नहीं है कि कानून नहीं, हम तो ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री, हमारे पास तो जो कानून है वो शायद दुनिया में इतने कहीं भी नहीं है जितने हमने बना के रखे हुए। लेकिन इसका फ़ायदा तभी होगा, जब मैंने पहले अर्ज़ किया था, कि वो आप उसको यकीनी बनाएं कि बंदे को सज़ा मिलेगी, यकीनी बनाएं कि उन्हें सज़ा मिलेगी, अदरवाइज तो अब देखिए ना, मसला आपका फंडामेंटल राइट है, आपको राइट ऑफ वोट है राइट, बिल्कुल आपका फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ लाइफ है। अब अगर लाइफ है और पानी नहीं है, फूड नहीं है, आपका इलाज मुआवजा नहीं है, तो वो क्या राइट है? वो डेकोरेशन ही है। बिल्कुल, एक खूबसूरत फिक्रा लिखा हुआ है। आपका राइट ऑफ वोट है, और शाम को एक बंदा ताकतवर, जो मेरी आंखों के सामने कई दफ़ा हुआ है, मैंने देखा है, लोगों ने कंप्लेंट किया आके कि शाम को एक बंदा आया, आपके ख़ानदान का बड़ा बंदा, कोई बुज़ुर्ग, आपके सारे शनाख्ती कार्ड ले गया। अब सुबह आप जो मर्ज़ी करें, आपका वोट नहीं हो सकता, राइट ऑफ वोट ख़त्म हो गया। अब वो किधर गया आपका राइट फंडामेंटल? तो अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, अगर हम लोगों को उस बात पे ला नहीं सकते कि आपने इसको, ये अगर आपने इस तरह की हरकत की तो आपको सज़ा मिलेगी, बिल्कुल, तो वो सज़ा का खौफ नहीं है, हाँ, इसलिए कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सर, हमने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आएँ, चूँकि आपका वक्त बहुत कीमती है और हमने अपने व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यंग लॉयर्स को अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हमें करना चाहिए। एक बात का मेरा बड़ा पक्का यकीन और ईमान है कि जो हमारी मुआशी, समाजी, सियासी तरक्की है, ये सिर्फ डायलॉग से हो सकती है, और वो डायलॉग होना चाहिए 60% यंगस्टर्स का बाकी लोगों के साथ सर, और हर बूढ़े आदमी को हर वक्त तैयार होना चाहिए हर सवाल का जवाब देने के लिए। और अगर ये डायलॉग शुरू हो जाए, ये मुकालमा कौमी सतह पे शुरू हो जाए, तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। सर, हम रिट्स के ऊपर आते हैं कि एक यंग लॉयर और लॉ स्टूडेंट्स पढ़ के तो आते हैं, लेकिन चूँकि आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर रहे हैं, तो आपकी जो इस पर कमांड है वो शायद और किसी की हो ना। तो मैं चाहूँगा कि आपके एक्सपीरियंस से हम अपने यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स को बताएं कि रिट है क्या और किस तरीके से इसको एक्सरसाइज किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। बच्चे, रिट के बारे में सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी थी लॉ कॉलेज में, जो पढ़ाई गई थी, वो ये थी कि रिट का मतलब ही ये है, WRIT रिट का, कि आपके पास कोई रेमेडी रही नहीं, यू आर रेमेडीलेस। अगर आपकी कहीं किसी कानून में, किसी ज़ाब्ते में कहीं पे कोई रेमेडी है, तो आपकी दायर की हुई रिट जो है वो बेकार है, ठीक, वो ज़ाया हो जाएगी, वो खारिज हो जाएगी, क्योंकि दूसरी पार्टी ने सिर्फ ये बताना है कि जनाब इसको फ़लाँ जगह पे रेमेडी अवेलेबल है। तो बहुत से हमारे लॉयर्स जो हैं वो इतना रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है कि वो पहले ये देखें कि इसका कोई अल्टरनेट तो नहीं है, तो रिट फाइल करते। अब इंडिया में इतना कामयाब तजुर्बा किया उन्होंने, मैं रश भरी आंखों से देखता रहा उनको, मैं कई घंटे बैठा हूँ उस अदालत में। उसको वो कहते हैं लोक अदालत। लोक अदालत एक्ट है इंडिया में, ठीक है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको, हमारे लोगों को उसको स्टडी करना चाहिए। मैं गया था, मेरे साथ कुछ और हमारे साथी जज साहबान भी गए थे उसको देखने के लिए। वो इधर 7 अमृतसर में अदालतें बनी हुई हैं, पूरे इंडिया में है। तो वहाँ पे वो रिटायर्ड जज बैठते शाम को, सेशन जजेस, और वो लोगों की एप्लीकेशंस लेते हैं, और जिस महकमे के साथ उनको कोई प्रॉब्लम होता है उस महकमे के बंदे को बुलाते हैं। उस एक्ट के तहत उनका कहा हुआ जो है वो एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव और फौरी तौर पे उसकी रेमेडी हो जाती है, ठीक है। एक दिन में 2 दिन में वो फैसला कर देते हैं। वो रात तक बैठे रहते हैं, वो उठते ही नहीं है। रिटायर्ड लोग हैं, मज़े से बैठे हैं, उनको थोड़ी सी सैलरी मिलती है, और वो खुश हैं इस बात पे कि हम किसी काम में लगे हुए हैं। तो हमारी इतनी बड़ी लॉट जजेस की बैठी हुई है, हमने सारा बर्डन रिट पे डाला हुआ है। सारे केस हाई कोर्ट में लेके जाने पड़ते हैं। हाई कोर्ट्स हमारी है ही नहीं है, डिवीजनल लेवल पे है, वो भी सारे डिवीजन्स में नहीं है। दूर दराज अदालतें हैं। इवन मैं तो कहता हूँ सारी डिविजनल कोर्ट्स ख़त्म कर देनी चाहिए हमें। अच्छा, ये जो एंटी करप्शन की अदालतें हैं और लेबर कोर्ट, सबको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वही डिस्ट्रिक्ट जज हमारा उधर अपॉइंट होता है। सारे जितने डिविजनल कोर्ट्स हैं, कस्टम कोर्ट है और एहतसाब अदलत है और सारी अदालतें हैं और लेबर कोर्ट है, ये सारे वही सेशन जजेस हैं हमारे। बिल्कुल, कभी वो सेशन जज लग जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, कभी वो उस अदालत में स्पेशल में जाके बैठ जाते हैं। तो ये सारा इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, निचली सतह पे आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इवन तहसील लेवल पे जजेस को जाना चाहिए रेगुलर और विज़िट करके वहाँ लोगों को फैसले करने चाहिए। कोई मसला नहीं है इसमें, ऑलरेडी हम ये कामयाब तजर्बा कर चुके हैं। जजेस जाते हैं हमारे सर्किट, आप मुख्तलिफ सर्किट्स में जाके अपने फैसले करते हैं। तो सर, अगर अब ये करंट सिस्टम में रह के बात करें तो ये बताइएगा कि रिट्स की कितनी टाइप्स हैं और क्या डिफरेंस है इन सब? ये बहुत बड़ी एक एकेडमिक बहस है। मेरा नहीं ख्याल कि आपका प्रोग्राम जो है इसके लिए
है। इस पे हम फिर अलग से आप एक प्रोग्राम करें, फिर उस पर बैठ के उस पर हम बात कर सकते हैं। इस पे तो बहुत सी किस्में हैं बच्चे रिट की, और रिट की कौन सी किस्म में किसको आपने लेके जाना है कोर्ट में, ये एक अगला एकेडमिक क्वेश्चन है। इसको पहले तो ये है कि रिट में भी जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, हमें रिट में नहीं जाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। रिट में क्यों जाएंगे हम? रिट में तब जाएंगे जब हम फंस गए, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अब अंधेरे में फंस गए। अब हम क्या करें? मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, एक मेरे साथ ज़्यादती हो रही है या होने जा रही है, तो मेरे पास कोई रेमेडी भी नहीं है, कोई कोर्ट सिस्टम में मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में भी इस वक्त हर जगह कोई ना कोई रेमेडी अवेलेबल है। हम उस रेमेडी को थोड़ा सा मुश्किल समझ के या लंबा समझ के अवॉइड कर जाते, कोशिश करते हैं कि हम रिट में आ जाए। अगर वहाँ से जज साहब ने कोई हम दर्दाना फैसला कर दिया, छोटा सा कोई एक आध लाइन मिल गई, तो मैं कोर्ट में आपको, अगर मेरी कोर्ट में आप आए हो तो मैं कहा करता था कि बच्चे आप रिट में आगे मेरे पास, मैं एक होम्योपैथिक ऑर्डर कर देता हूँ आपको, जिसका ना फायदा है ना नुकसान। हाँ, आपको भी नुकसान ना हो और आपके क्लाइंट दूसरी पार्टी को भी नुकसान ना हो। अब आप आए हो तो मैं आपके एहतराम में इस तरह को ऑर्डर करता हूँ, लेकिन ये रिट आपको करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन कौन सुनता ये बात? कौन सुनता? तो सर जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स, हमने तो वैसे अपनी जो कन्वर्सेशन रही है इतनी फ्रूटफुल, कहीं ना कहीं हर स्टेप के ऊपर आपने गाइड किया है, लेकिन स्पेसिफिकली हम अपनी वीडियो एंड करने से पहले अपने एक्सपर्ट से कहते हैं कि हमारे यंग लॉयर्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, कोई आप गाइडलाइन देना चाहें कि वो किस तरीके से अपने आने वाले दिनों को प्लान करें, किस तरीके से अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करें कि उन्हें अपने फ्यूचर में, अपने करियर में एक बूस्ट मिले और वो एक अच्छे वकील बन के सामने है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बहुत ही आपको इसका एक आउट ऑफ द बॉक्स अनयूजुअल जवाब दूंगा। अगर आप मुनासिब समझें तो आप इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं कि हम सारे लोग अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला कर लें कि हम मुफीद इंसान बन जाए, कि हम किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी सतह पे लोगों के लिए मुफीद आदमी बन जाए। और अगर हम किसी अपनी मजबूरियों की वजह से, अपनी कमज़ोरियों की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी माजूरी की वजह से मुफीद आदमी नहीं बन सकते, तो हम बेज़रर आदमी बन जाए। बस अगर हम ये दो चीज़ें अपना लें तो हम किसी शोबे में भी होंगे, किसी मामले में भी होंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत इसके अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू रही हमारी जस्टिस रिटायर्ड अनवारुल हक साहब के साथ। बहुत ही चीज़ें सीखने को मिली। ADR क्या है, हमारे डिजिटल राइट्स कौन से हैं, किस तरीके से यंग लॉयर्स अपनी ADR के अंदर एक्सपर्टीज़ डेवलप कर सकते हैं, रिट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और बहुत सारी तरीके से आपको जस्टिस साहब ने बताया, एक्सेसिस साहब ने, कि किस तरीके से आप एक बेहतर इंसान बन के किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके बहुत सारी क्वेरीज़ को एड्रेस करने में मदद मिली होगी और आपको भी आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से अपने करियर के अंदर आपको बूस्ट लेना है और किस तरीके से आने वाली चीज़ों के अंदर, नई डेवलपमेंट के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर सकते हैं। आने वाली वीडियो तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त।